नमस्कार। लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे ग्राफों की संक्रियाओं पर, जिसमें अपन ने ग्राफों का वलय योग, इसके बाद में पूरक ग्राफ, इनके बारे में डिस्कस किया था। उसी की श्रृंखला में आगे लें अपन, तो इसके बाद आता है ग्राफों का गुणनफल। ग्राफों का गुणनफल। ग्राफों का गुणनफल किस प्रकार से करते हैं ग्राफों का गुणनफल, और इसका नया जो ग्राफ है गुणनफल के द्वारा जो बना हुआ है उसे किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखें यहाँ, यदि कोई दो ग्राफ पहला लिया मैंने Z1 इज इक्वल V1 E1 तथा Z2 इज इक्वल V2 E2। ठीक है, ये कोई दो ग्राफ हैं कि यदि कोई दो ग्राफ G1 इज इक्वल V1 E1 तथा G2 इज इक्वल V2 E2 हो तो दोनों ग्राफों के गुणनफल को किससे दर्शाएंगे? G1 क्रॉस Z2 से दर्शाते हैं। दोनों ग्राफों का जो गुणनफल है इसको किससे दर्शाएंगे अपन? G1 क्रॉस G2 से। G1 क्रॉस G2 से दर्शाने के उपरांत जो नया अपने पास ग्राफ बनेगा, उस नए ग्राफ में जो शीर्ष आएंगे अपने पास में, शीर्ष मतलब VE के रूप में बनेगा, जहां अर्थात G बराबर G1 क्रॉस Z2 इज इक्वल VE। अर्थात यहाँ लिखा है मैंने G बराबर G1 क्रॉस G2, क्योंकि एक नया ग्राफ बनेगा और वो जो नया ग्राफ बनेगा वो बनेगा G1 क्रॉस G2 से, और इसको लिखा मैंने VE, जहाँ V जहाँ शीर्षों का समुच्चय V, ये जो शीर्षों का समुच्चय V होता है, V का प्रत्येक अवयव युग्म के रूप में होता है। युग्म मतलब जोड़े के रूप में, युग्म के रूप में होता है, जो V1 क्रॉस V2, V1 को V2 से, V1 यहाँ ये है, V2 ये है, तो V1 क्रॉस V2 के कार्तीय गुणन से बनते हैं कि V का जो प्रत्येक अवयव है वो V का प्रत्येक अवयव एक जोड़े के रूप में होगा, और जोड़े के रूप में होने के साथ साथ ही वो बनेगा किससे? वो जोड़े बनेंगे किससे? तो वो V1 को V2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बनेंगे, कार्तीय गुणा करने पर बनेंगे, तो जो कि V1 क्रॉस V2 के कार्तीय गुणन से बनाए जाते हैं या बनते हैं। तथा E, जहाँ शीर्षों का समुच्चय जो V है। अब कोरों का समुच्चय जो है E, ये किस प्रकार से बनता है? तो कोर किन किन के बीच में मौजूद होगी? कोरों का समुच्चय E अब कोरों का समुच्चय E किस प्रकार से बनेगा? तो कोरों का समुच्चय E बनाने के लिए कहें या फिर अपन सीधा सीधा लिखें इसका, कोरों का समुच्चय या G1 क्रॉस G2 में कोरों का समुच्चय E जो बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा? तो बनाने के लिए जो युग्म की अगर बात करें, तो किन्हीं भी दो युग्मों U1 U2 और V1 V2 के लिए, या फिर UI VJ के लिए या VJ UI के लिए, तो यहाँ कोरों का समुच्चय E बनाने के लिए या फिर अपन ये कहें
कोरों का समुच्चय ई उन कोरों का समुच्चय होता है, उन कोरों का समुच्चय होता है जिनमें किसी दो युग्म वी आई तथा वी जे के लिए, वी आई वी जे के लिए, या फिर अपन ये कहें वी यू वन वी वन तथा U2 V2 के लिए, कोई भी दो युग्म लिए मैंने कि किन्हीं दो युग्म के लिए, दो युग्म U1 V1 तथा U2 V2 के लिए क्या आएगा, U1 बराबर U2 तथा भाई U1 बराबर U2 हो, अगर पहले अवयव समान हो, प्रथम अवयव क्या हो, समान हो, तो द्वितीय अवयवों के मध्य, थ्योरिकल लिख देता हूँ इसको, के लिए यदि दोनों के प्रथम अवयव समान हो, दोनों के प्रथम अवयव समान हो, दोनों के प्रथम अवयव समान हो, तो द्वितीय अवयवों के मध्य ग्राफ G2 में कोर उपस्थित हो, और यदि दोनों के द्वितीय अवयव समान हो, तो क्या कहेंगे, प्रथम अवयवों के मध्य किसमें, ग्राफ G1 में कोर उपस्थित हो। अब ये तो मैंने थ्योरिकल लिखा है, इसे समझने की कोशिश करें कि दो युग्म अगर मान लो आपने उठाए किसमें से, G1 क्रॉस G2 में जो V बनता है वो बनता है किन से, V1 क्रॉस V2 के रूप में बनता है, और V1 क्रॉस V2 से जो बनेगा अपने पास में, उस V1 क्रॉस V2 वाले पार्ट में जो कार्तीय गुणन बनेंगे, उन युग्मों में से कोई भी दो युग्म अपन ने ले लिए। अब इन दोनों युग्मों के बीच में भाई इसका प्रत्येक शीर्ष एक युग्म के रूप में होता है, प्रत्येक शीर्ष जो होता है वो एक युग्म के रूप में होगा। अब प्रत्येक शीर्ष एक युग्म के रूप में आएगा, जोड़े के रूप में आएगा, तो इसके मध्य कोर होगी या नहीं होगी, इसकी जांच कैसे करें, या इसको डिफाइन कैसे करें, बनाए कैसे ग्राफ इसका। तो इसको बनाने के लिए इन दोनों बातों का ध्यान में रखेंगे कि यदि दोनों के प्रथम अवयव समान हो, अगर दोनों युग्मों के प्रथम अवयव समान हो, तो द्वितीय अवयव, तो आपको देखना होगा द्वितीय अवयव जो बनते हैं वो द्वितीय अवयव बनेंगे द्वितीय ग्राफ से। अब द्वितीय ग्राफ में क्या देखेंगे कि इन दोनों के मध्य दूसरे वाला जो ग्राफ है G2, उसके मध्य कोर है या नहीं है। अगर मान लो दोनों के द्वितीय अवयव सेम है, सेकंड वाले सेम है, तो ऐसी पोजीशन में क्या करेंगे, इसके प्रथम अवयवों के मध्य, अब प्रथम अवयव किसके हैं, ग्राफ G1 के, तो G1 के मध्य उनके बीच में कोर है या नहीं है। तो ये दोनों देखते हुए अपन इसका एक नया ग्राफ बनाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक, जैसे अपने पास में दो ग्राफ दे रखे हैं, एक G1 दे रखा है और एक G2 दे रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे लें, जैसे G1 एक ग्राफ दे रखा है, तो इसमें इस प्रकार से दो अवयव ले रखे हैं और इनमें शीर्ष दे रखे हैं U1 V1, U1 और V1। ये तो हो गया ग्राफ G1। ऐसे ही दूसरा ग्राफ दे रखा है, इसमें U2 V2 और W2, ये तीन शीर्ष दे रखे हैं। अब जब दोनों का ये ग्राफ है अपने पास में इसका G2, अब इन दोनों ग्राफों में अगर देखोगे तो पहली बात तो देखो शीर्षों का जो समुच्चय बनता है V, वो प्रत्येक अवयव, उसका प्रत्येक अवयव युग्म के रूप में जो कि V1 क्रॉस V2 से मिलकर बनेगा। तो V1 क्रॉस V2 से अगर मिलकर जो बनेगा इनका, तो पहले तो इन दोनों के लिए अलग अलग करें अपन। देखो V बराबर या G1 बराबर V1 E1,
जहाँ V1 बराबर क्या आ गया, U1 V1 आया ना, ये समुच्चय हो गया। फिर G2 बराबर क्या है, V2 E2। अब इसके अंदर V2 की बात करूं तो V2 बराबर किन किन का समुच्चय आएगा, U2 V2 और W2 का। अब बात करें अपन G1 क्रॉस G2 या G बराबर G1 क्रॉस G2 बराबर क्या लिखा मैंने, VE, जहाँ V बराबर, अब देखो V किससे बनेगा, V बनेगा V1 क्रॉस V2 से। मैंने कहा कि V का प्रत्येक अवयव V1 क्रॉस V2 या एक युग्म के रूप में होता है जो V1 और V2 के कार्तीय गुणन से मिलकर बनता है। और ये कार्तीय गुणन से मिलकर अगर बनेगा तो क्या क्या आएगा, पहले U1 का इन तीनों के साथ में कार्तीय गुणन करें तो U1 क्या आएगा, U1 U2, फिर इसके बाद में U1 V2, फिर इसके बाद में U1 W2, ये U1 W2 हो गया इन तीनों का। फिर इसके बाद V1 का नंबर लेंगे तो V1 U2, फिर इसके बाद में V1 V2 और फिर इसके बाद में V1 और क्या आ गया, W2। ये टोटल अपने पास में 6 अवयव आए हैं। इसका मतलब कि जो G1 क्रॉस G2 बना है, इस G1 क्रॉस G2 के अंदर टोटल कितने हैं, 6 अवयव हैं। इसका मतलब इस ग्राफ में कितने शीर्ष बनेंगे, 6 शीर्ष बनेंगे। ये 6 शीर्ष हैं अपने पास में और यहाँ प्रत्येक शीर्ष एक जोड़े के रूप में है। अब इन 6 शीर्षों में देखो इनके प्रथम अवयव समान है और प्रथम अवयव समान है, इसका मतलब इसके मध्य जो कोरे बनेगी, इनके मध्य जो कोरे बनेगी वो द्वितीय अवयवों को देखते हुए बनेगी। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, देखो एक तो ये शीर्ष ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। इसी प्रकार एक शीर्ष यहाँ पे, एक शीर्ष यहाँ पे और एक शीर्ष यहाँ पे है। 6 के नाम देते हैं। इसका नाम हो गया U1 U2, इसका नाम हो गया U1 V2, ठीक है, और इसका नाम हो गया U1 W2। ये तीसरा शीर्ष हो गया। चौथा शीर्ष है V1 U2, इसका V1 V2, इसका V1 W2। ओके, अब इनके शीर्षों में अगर देखें अपन U1 U2, ये पहला शीर्ष है U1 V2, तो आप ये देखेंगे कि इसमें अगर प्रथम अवयव समान है इनके तो दोनों के प्रथम अवयव देखो सेम है। अगर प्रथम अवयव समान है तो द्वितीय अवयवों को देखेंगे तो द्वितीय अवयव कौन कौन से हो गए, U2 और V2। द्वितीय अवयवों के मध्य ग्राफ G2 में कोई कोर उपस्थित हो तो ग्राफ G2 यही तो है। तो U2 और V2 के मध्य कोई कोर है क्या, तो U2 और V2 के मध्य कोर है ना, तो इनके मध्य भी क्या बना देंगे, एक कोर बना देंगे। फिर आता है U1 V2 और U1 W2 की। तो U1 V2 और U1 W2 की बात करें तो U1 U1 सेम है, प्रथम अवयव सेम है, तो सेकंड अवयव में देखेंगे V2 W2। V2 W2 G2 के अंदर कोर उपस्थित है, ये कोर उपस्थित हो गई। ऐसे ही इस अवयव की और इस अवयव की अगर बात करें तो इस अवयव में देखो U1 U2 V1 U2। अब यहाँ इसका द्वितीय अवयव समान है और द्वितीय अवयव समान है तो प्रथम अवयवों के मध्य देखेंगे। अब प्रथम अवयव किस में देखेंगे, ग्राफ G1 में, तो U1 और V1 के मध्य, तो U1 और V1 के मध्य कोर है ना, तो इनके मध्य भी क्या आ जाएगी, एक कोर आ जाएगी। ठीक है, U1 V2 और इसमें देखें V1 U2, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब इनके मध्य कोर नहीं बनेगी। इन दोनों के लिए देखें तो V1 U2 V1 V2, तो V1 V1 सेम है, तो ग्राफ G2 में देखें U2 V2 के मध्य कोर है, ये बना देगा। V1 V1 सेम है तो V2 W2 के मध्य भी कोर है, ये भी बना देगा। इन दोनों को देखें U1 V2 और V1 V2, तो V2 V2 सेम है तो ग्राफ G1 में U1 V1 के मध्य कोर है, इसलिए ये भी कोर बना लेगा। और इसके बाद में इन दोनों को देखें U1 W2 V1 W2, W2 W2 सेम है तो U1 V1 के मध्य, तो U1 V1 के मध्य ग्राफ G1 में कोर उपस्थित है, इसलिए ये भी बना लेगा। तो इस प्रकार से ये जो नया अपने पास में ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ किसका आएगा G1 क्रॉस G2 का ग्राफ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन दो ग्राफों का क्या करते हैं, गुणनफल ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद में आता है अपने पास में दो ग्राफों की तुल्यकारिता। ग्राफों की तुल्यकारिता,
ग्राफों की तुल्यकारिता। क्या होती है ग्राफों की तुल्यकारिता? यदि कोई दो ग्राफ G बराबर VE ले लिया पहला तो, तथा दूसरा लिया मैंने G डैश बराबर V डैश E डैश हो। अब यदि कोई दो ग्राफ G बराबर VE तथा G डैश बराबर V डैश E डैश हो, तो कोई फलन f सच दैट G टेंड्स टू G डैश, या फिर अपन ये कहें कि V से V डैश के इसके शीर्षों के समुच्चय से इसके शीर्षों के समुच्चय के ऊपर, या G से G डैश के ऊपर। भाई यहाँ G के शीर्षों का समुच्चय कौन है? V, और इसका शीर्षों का समुच्चय कौन है? V डैश। तो यहाँ G टेंड्स टू G डैश, या अपन कह सकते हैं V टेंड्स टू V डैश, कि यदि कोई फलन f V टेंड्स टू V डैश परिभाषित हो, इस प्रकार परिभाषित हो, इस प्रकार परिभाषित हो कि f एकेकी हो तथा f आच्छादक हो। f कैसा होना चाहिए? एकेकी होना चाहिए। इसके साथ साथ f कैसा होना चाहिए? आच्छादक होना चाहिए, कि f एकेकी हो तथा f आच्छादक हो। और यहाँ समुच्चय V की अगर बात करें, या G का जो अपने पास में ग्राफ बना हुआ है, इस G के ग्राफ में जिन शीर्षों के मध्य कोर बनी हुई है, जिन भी शीर्षों के मध्य कोर बनी हुई है, अगर G डैश में उन्हीं के संगत जो शीर्ष बने हुए हैं उनके मध्य भी अगर कोर बनी हुई है, f आच्छादक हो, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में f एकेकी हो, f आच्छादक हो तथा किन्हीं या किसी कोर यहाँ UV बिलोंग टू G के लिए, या UV बिलोंग टू E के लिए f ऑफ u, भाई f ऑफ u कॉमा f ऑफ v बिलोंग टू E डैश हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ E जो है, E क्या है? कोरों का समुच्चय। तो इस कोरों में इस V के कोई दो शीर्ष आएंगे, जैसे U और V आए, तो U और V के मध्य कोई कोर उपस्थित है। भाई U V को कोष्टक में कब लिखते हैं अपन? E के अंदर, जब इनके मध्य कोई कोर होती है। तो U V अगर कोई कोर E के अंदर है, तो उनके संगत U के संगत फलन का मान क्या बनेगा? f ऑफ u। V के संगत फलन का मान क्या बनेगा? f ऑफ v। तो उनके मध्य भी उसके संगत एक कोर होगी, तो f ऑफ u कॉमा f ऑफ v, ये जो कोर होगी, ये कोर किसके अंदर होगी? E डैश में। जो G डैश वाला ग्राफ है E डैश, इसके अंदर बिलोंग टू E डैश हो, तो ग्राफ G तथा G डैश तुल्यकारी होते हैं, तुल्यकारी ग्राफ होते हैं या तुल्यकारी होते हैं। ठीक है, इसे G यहाँ पे सर्वांग सम का एक चिन्ह है, जैसे इस प्रकार इसको तुल्यकारी बोले, G तुल्यकारी G डैश से दर्शाते हैं कि अगर ये दोनों तुल्यकारी हो जाएं तो इस पोजीशन में इसको अपन किस प्रकार से दर्शाएंगे? G तुल्यकारी G डैश के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो यदि कोई दो ग्राफ G और G डैश हैं, तो इसके शीर्षों के समुच्चय से इसके शीर्षों के समुच्चय पर अगर कोई फलन परिभाषित है f सच दैट v टेंड्स टू v डैश, जो इस प्रकार से हो कि f कैसा हो? एकेकी हो, मतलब एक एक का संबंध एक एक के साथ में हो। दूसरा f आच्छादक हो, आच्छादक होने का मतलब V डैश के जितने भी अवयव है वो सारे के सारे V से जुड़े हो। अब देखो एक एक अवयव एक एक से भी जुड़ा हुआ है, भाई एक एक अवयव एक एक से भी जुड़ा हुआ है, कोई भी दो से नहीं जुड़ा हुआ। दूसरी बात, कोई भी अवयव खाली नहीं है, इसका तो वैसे भी खाली नहीं हो सकता V का, क्योंकि V का खाली होने पर तो फलन ही नहीं बनेगा।
वी डैश का खाली नहीं होगा क्योंकि एफ कैसा है आच्छादक है। वी डैश का कोई अवयव खाली नहीं, अब इसके एक अवयव का संबंध केवल और केवल एक अवयव के साथ में ही है और यहाँ प्रत्येक कोर भी मौजूद है। तो हम यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वी और वी डैश में शीर्षों की संख्या जो होती है वो कैसी होती है, समान होती है। कोरों की संख्या इसके अकॉर्डिंग यू वी के मध्य अगर कोई कोर है तो ई डैश में एफ ऑफ यू और एफ ऑफ वी के मध्य भी कोई कोर होगी। इसका मतलब कोरों की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। शीर्षों की संख्या समान है, कोरों की संख्या समान है। इसके साथ साथ अगर कोटि की अगर बात करें तो जैसे यू के साथ में एफ ऑफ यू बना है, अब यू के साथ में जितने भी कोरें जुड़ी हुई हैं तो वो कोरें इसके साथ में भी आएगी, ई डैश में भी आएगी। तो इसका मतलब शीर्ष की जो कोटियां हैं, प्रत्येक शीर्ष की जो कोटियां हैं वो दोनों ग्राफों में अगर देखें तो वो क्या होती है, समान होती है कि v डेंस टू v डैश है। अगर v की कोटि किसी शीर्ष v की कोटि अगर मान लो 5 है तो जो नया ग्राफ बनेगा फलन के द्वारा, जो तुल्यकारी का रूप का जो ग्राफ बनेगा इस फलन के अंदर, उसके अंदर भी उसकी कोटि क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। दोनों में कोटियां क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ निष्कर्ष क्या निकाले जा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपन, ग्राफ G तथा G डैश में शीर्षों की संख्या समान है। कब की बात है ये, जब ये दोनों तुल्यकारी हो तब की बात है। ग्राफ G तथा G डैश में शीर्षों की संख्या समान होती है। फिर ग्राफ G तथा G डैश में कोरों की संख्या समान होती है, कोरों की संख्या समान होती है। ठीक है, और थर्ड पोजीशन अपन ले, कोरों की संख्या अगर समान है तो G और G में, G डैश में सॉरी, तो क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ या G के किसी शीर्ष की कोटि G डैश के उस शीर्ष या उसी शीर्ष G डैश में उसी शीर्ष के प्रतिबिंब की कोटि समान होती है। अर्थात कि अगर अपन डिग्री ऑफ v निकालें, जहाँ v जो है वो बिलोंग टू किससे रखता हो, g से, तो यहाँ v बिलोंग टू g से हैं। या फिर ये ले लेते हैं अपन डिग्री ऑफ v किस में से है, g, v कोई शीर्ष है और g का है, तो इसकी जो कोटि बनेगी वो बराबर होगी डिग्री ऑफ g डैश में, किस में, f ऑफ v के बराबर। इसका प्रतिबिंब v का प्रतिबिंब f ऑफ v तो बनेगा और f ऑफ v बनेगा, तो ये तो है g में, तो g में उसकी कोटि, और ये है g डैश में, ये g डैश में उसकी कोटि रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके निष्कर्ष निकाल सकते हैं अपन, किसके, तुल्यकारिता के, कि तुल्यकारी अगर कोई है दोनों तो ग्राफ G व G डैश में शीर्षों की संख्या समान होती है, ग्राफ G व G डैश में कोरों की संख्या समान होती है। फिर G में किसी शीर्ष की जो कोटि है वो G डैश में उसी शीर्ष के प्रतिबिंब की कोटि के समान होती है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखें अपन, उदाहरण के तौर पे, जैसे लिया अपन ने, दे रखा है जैसे V1 U2 ये दे रखा है अपने को, ये V1 V2 V3, इसी प्रकार V4 और V5। यहाँ से इनके मध्य कोर उपस्थित है, इसके मध्य नहीं है, इन दोनों के मध्य कोर उपस्थित है V3 के बीच में, और इसके मध्य कोर उपस्थित है, इसके बीच में कोर उपस्थित है। ठीक है, ये दे रखा है अपने को, ये तो है ग्राफ G। अब बात करें अपन ग्राफ G डैश की, तो G डैश में देखें,
जी डैश में V1 के संगत फलन f, V डेंस टू V डैश, f के संगत अगर देखें तो f के संगत V डैश है और V डैश है तो इनका मान V1 डैश V2 डैश इस प्रकार से ले सकते हैं अपन। तो जैसे मैंने यहाँ ले लिया V1 डैश, भाई V डैश में से आएगा ये तो V1 डैश, फिर यहाँ ले लिया V2 डैश और यहाँ ले लिया V3 डैश, इधर लिया मैंने V4 डैश और इधर ले लिया V5 डैश। अब V1 डैश, V1 के संगत V1 डैश है और V2 के संगत V2 डैश है। क्या V1 और V2 के मध्य कोई कोर है? तो इसके मध्य भी कोई कोर नहीं होगी। लेकिन V1 और V4 के मध्य कोर है, तो V1 और V4 के मध्य भी यहाँ भी क्या आ जाएगी, कोई कोर उपस्थित होगी। ठीक है, फिर इसके बाद में V1 और V5 के मध्य, तो V1 और V5 के मध्य भी कोर, V1 डैश और V5 डैश के मध्य भी कोर होगी। V2 और V4, V2 और V5, तो V2 V4, V2 से V4 के मध्य और V2 से V5 के मध्य कोर होगी। ओके, फिर इसके बाद में V3 से V4 के मध्य, V3 से V4 के मध्य कोर उपस्थित है और V3 से V5 के मध्य, V3 से V5 के मध्य भी कोर उपस्थित है। तो ये जो अपने पास में नया ग्राफ बना है, ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये किसका आया, जी डैश का, ये जी है और ये जी डैश है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, जी तुल्यकारी है किसके, जी डैश के। तो यहाँ दोनों के दोनों क्या होंगे, ये तुल्यकारी होंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये तुल्यकारिता हुई। इसके बाद में बात करते हैं अपन तुल्यकारिता के बाद उपग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना उपग्राफ। उपग्राफ डेफिनेशन देखें, उपग्राफ क्या होता है कि यदि G बराबर VE कोई ग्राफ है, अगर G बराबर VE कोई ग्राफ है तो H या ग्राफ H इसका उपग्राफ कहलाता है, इसका उपग्राफ कहलाता है यदि संपूर्ण H या संपूर्ण ग्राफ H, संपूर्ण ग्राफ H किस में, ग्राफ G में विद्यमान हो, ग्राफ G में विद्यमान हो। मतलब H जो है वो G का एक सबसेट कह सकते हैं अपन। सबसेट का मतलब जैसे उप समुच्चय होता है ना, वैसे ही ये उपग्राफ है, तो हम इसको सब ग्राफ कह सकते हैं। कैसे कि H के जितने शीर्ष होंगे वो सारे के सारे किसके होंगे, V के शीर्ष में से होंगे। फिर इसके बाद में H की जितनी कोरें होगी वो सारी की सारी किसकी होगी, ग्राफ G की कोरें होगी। तो यहाँ पे H, या फिर इसको दर्शाने में कहें अपन इसे H सबसेट, यहाँ सबसेट वाला होता ना, वैसे सब ग्राफ बोलेंगे इसको, H सब ग्राफ G से दर्शाते हैं। H सब ग्राफ G से दर्शाते हैं, जहाँ यदि H बराबर, मैं इसका नाम दे देता हूँ, जैसे H बराबर G डैश कह दूँ इसको, और सॉरी H बराबर V डैश और E डैश नाम दे दूँ इनको। H बराबर V डैश E डैश हो तो ये समुच्चय हो गए। अब भाई V डैश शीर्षों का समुच्चय, E डैश कोरों का समुच्चय हो तो जो V डैश होता है वो सबसेट होता है किसका, V का, और E डैश जो होता है वो सबसेट होता है किसका, E का। यहाँ इक्वल भी माने जा सकते हैं, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं ये, कि V डैश सबसेट इक्वल V, E डैश सबसेट इक्वल E। ठीक है, अब यहाँ पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो G के अंदर विद्यमान है, तो वो ग्राफ क्या कहलाएगा, इसका उपग्राफ कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे लें अपन, पूर्ण ग्राफ में से लेते हैं एक, जैसे एक मैंने लिया ये V1, V2, V3, V4, V5।
V2 से इसके मध्य हो गई, फिर V3 से इन दोनों के, V4 से इस पे हो गई, इस पे हो गई, V5 से, ठीक है। ये ग्राफ अपने पास में दे रखा है। अब ये ग्राफ अगर दिया गया है तो इस ग्राफ में एक इसके मध्य नहीं बनी, ठीक है। तो ठीक है, ये अपने पास में एक ग्राफ बना हुआ है जिसका नाम है K5, पूर्ण ग्राफ है ये। इसका अगर अपन, ये तो है अपने पास में K5 का मतलब जैसे G हो गया, ग्राफ K5 है, इसका नाम क्या दिया, ग्राफ G है। अब एक नया ग्राफ और बनाता हूं, तो जैसे मैंने इसमें से बनाया, एक ही अवयव लिया, ठीक है, इस प्रकार से लें अपन, और इनका जो नाम दें अपन V1। अब एक चीज़ और ध्यान में रखें आप, जैसे ये जो मैंने V डैश लिखा है, V डैश एक सबसेट है किसका, V का। तो अगर अपन यहाँ से लें V1, इसको लिया अपन ने, ये V5 ले लिया, V5, फिर इसके बाद में ये इसकी कोर हो गई V1 V5, एक लेते हैं अपन V4, ये V4 हो गया, इस प्रकार से बना, दूसरे वाला, और इधर हो गया V1, और इसको ले लेते हैं अपन V3, V1, ये हो जाएगा एक V2, तो V5 से V2 के मध्य कोर होगी, ओके। ये अपन ने लिया है दोनों में। अब ये इसका ग्राफ हो गया H। अब ये ग्राफ H है तो ध्यान में दें, देखो V1 V5, यहाँ V1 V2 V4 V5, क्या इसी के अवयव है, V1 V2 V4 और V5 मौजूद है इसमें। दूसरा V1 V5 के मध्य कोर है, तो यहाँ भी V1 V5 के मध्य कोर है, V1 V2 के मध्य, तो V1 V2 के मध्य, V1 V4 के मध्य, V1 V4 के मध्य, V5 V2 के मध्य, V5 और V2 के मध्य कोर उपस्थित है, तो V5 V4 के मध्य भी कोर उपस्थित है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि यहाँ H जो है वो सब सेट है किसका, G का, या H सब ग्राफ है किसका, G का। तो ये उपग्राफ हुए। अब उपग्राफ के अगर निष्कर्ष देखें अपन, तो क्या क्या निष्कर्ष बनाए जा सकते हैं उपग्राफ के। उपग्राफ में अपन देखेंगे कि प्रत्येक शीर्ष जो होता है, प्रत्येक शीर्ष ग्राफ G का एक उपग्राफ होता है। प्रत्येक शीर्ष ग्राफ G का एक उपग्राफ होता है। दूसरी बात, प्रत्येक कोर ग्राफ G का एक उपग्राफ होता है। प्रत्येक शीर्ष ग्राफ G का उपग्राफ होगा, प्रत्येक कोर ग्राफ G का एक उपग्राफ होता है। इसके बाद ग्राफ G स्वयं का एक उपग्राफ होता है। स्वयं का खुद का भी क्या होता है, उपग्राफ होता है। ग्राफ G के उपग्राफ का उपग्राफ, अगर ग्राफ G का कोई उपग्राफ है H का भी कोई उपग्राफ मान लो जैसे I आया, तो G का और I का रिलेशन, तो I जो है वो G का भी उपग्राफ होगा। तो वह है कि G के उपग्राफ का उपग्राफ G का भी उपग्राफ होता है। ठीक है, तो प्रत्येक शीर्ष जो है वो G का एक उपग्राफ होता है। इसके बाद में प्रत्येक कोर जो होती है वो भी एक G का क्या होगी, उपग्राफ होगी। ग्राफ G स्वयं का एक उपग्राफ होता है। ग्राफ G के उपग्राफ का उपग्राफ भी G का एक
उपग्राफ होता है। तो इस प्रकार से ये अपना उपग्राफ की कंडीशन है। अब इसके बाद में है स्वयं पूरक ग्राफ। किसे कहते हैं? स्वयं पूरक ग्राफ। तो स्वयं पूरक ग्राफ की डेफिनेशन देखें। स्वयं पूरक ग्राफ क्या होता है? स्वयं पूरक ग्राफ कि यदि कोई ग्राफ g बराबर VE है तो यह ग्राफ जो g बराबर V है स्वयं पूरक ग्राफ कहलाता है। स्वयं पूरक ग्राफ कहलाता है यदि भाई ये ग्राफ स्वयं पूरक ग्राफ कब होगा? यदि यह ग्राफ स्वयं पूरक ग्राफ कहलाता है यदि इसका पूरक ग्राफ या यदि g तथा इसका पूरक ग्राफ g बार परस्पर कैसे हों? तुल्यकारी हों। कि g तथा इसका पूरक ग्राफ g बार जो है वो परस्पर अगर तुल्यकारी हो तो ऐसी पोजीशन में g को क्या कहा जाता है? स्वयं पूरक ग्राफ बोलते हैं। कि यदि g बराबर VE है कोई ग्राफ है तो ये स्वयं पूरक ग्राफ तभी कहलाएगा जब g तथा इसका पूरक ग्राफ जो होता है g बार वो दोनों के दोनों आपस में कैसे आ जाएं? तुल्यकारी आ जाएं। और तुल्यकारी अगर हो, अब देखो तुल्यकारी में अपन ने ये देखा है कि g के जितने अवयव शीर्ष होते हैं उनका प्रतिबिंब उस g डैश के शीर्षों पर होता है। कोई दूसरा v से v डैश पर परिभाषित किया था तो जो कोरें उसमें होती है उतनी की उतनी कोरें इसमें होती है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ कि g तथा इसका पूरक ग्राफ जो g बार है अगर परस्पर तुल्यकारी हो तो ऐसी पोजीशन में ये जो अपने पास में कहलाएगा, ये जो g है वो क्या कहलाता है? इसका स्वयं पूरक ग्राफ, या फिर कह सकते हैं g को अपन क्या कह सकते हैं? स्वयं पूरक ग्राफ कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर ले जैसे एक साइकिल या चक्र ले लेते हैं तो यहाँ दे रखा है ये V1 हो गया। V1 के बाद में ये V5, ये V2, V4 और V3। ये साइकिल एक चक्र दे रखा है अपने को जिसको अपन C5 नाम दे सकते हैं। 5 शीर्ष वाला एक चक्र है। V1, V5, V2, V3 और V4। इसका अगर पूरक ग्राफ देखें अपन तो पूरक ग्राफ में अपने पास में क्या आ जाएगा? यहाँ से लिया मैंने V1, यहाँ आ गया V2, यहाँ पे आया है V3, यहाँ पे V4 और यहाँ पे लिया मैंने V5। ठीक है, अब इसका पूरक ग्राफ है ये, और पूरक ग्राफ को इस प्रकार से लिखें, ये C5 बार हो गया। ठीक है, इसमें बनाएंगे कैसे? तो V1 से V2 और V5 पर कोर थी इसलिए V1, V3 और V4 पर कोर ले जाएंगे। V3 और V4 पर कोर ले गए। फिर V5 से, तो V5 से देखो V5 से V1 पे और V4 पे तो थी, तो V1 V4 को छोड़कर V2 और V3 पे ले जाते हैं, V2 और V3 पे। ऐसे ही V3 से देखें तो V3 से V2 और V4 पे तो कोर है, तो V3 से V2 और V4 पे तो कोर लेनी नहीं है अपने को, तो ले जानी कहाँ पे? V3 से। तो V3 से ले जाएंगे अपन एक तो V5 पर और एक V1 पर, तो V5 और V1 पे हो चुका। फिर ऐसे ही V2 से देखें तो V2 से एक कोर तो V1 पे है और एक V3 पे है, तो V1 ये नहीं लेनी, V3 वाली लेनी, तो एक तो V4 पर और एक V5 पर, ये V4 पे हो गई कोर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास में ये ग्राफ बनता है इसका। अब इस ग्राफ में अगर देखें अपन तो कोरों की संख्या देखो, शीर्षों की संख्या 5 है तो 5 की 5 समान है दोनों में। फिर इसके बाद में कोरें देखें तो देखो 1 2 3 4 5 कोर हैं। इसमें देखें 1 2, ये 2 4 और एक ये 5,
तो इसमें भी टोटल कितनी कोर है भाई, 1 2 3 4 और ये 5। कोरों की संख्या समान है, शीर्षों की संख्या समान है। अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब देखें कौन किसका प्रतिबिंब है। तो यहाँ देखो V1 है, V1 का प्रतिबिंब V1 है, तो f ऑफ V1 इज इक्वल क्या आया V1 भाई, f ऑफ V1 इज इक्वल V1। फिर V1 और V2 के मध्य कोर थी यहाँ पे भाई, V1 और V2 के मध्य कोर थी, लेकिन यहाँ V1 और किन किन के मध्य, एक तो V3 के मध्य और एक V4 के मध्य है। तो V1 के मध्य V1 का रिलेशन V3 के साथ में और V1 का रिलेशन V4 के साथ में है। तो क्या लिखा जा सकता है, V1 का रिलेशन V3, तो V1 का रिलेशन V2 के साथ में है, V1 का रिलेशन V5 के साथ में है। तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, f ऑफ उसका V2 जो बना है, f ऑफ V2 का रिलेशन यहाँ आया V3 के साथ में, f ऑफ V5 का रिलेशन किसके साथ में आया, V4 के साथ में। ठीक है, 2 कोर हो गई। अब यहाँ V5 के लिए देखें तो V5 यहाँ भी V5 ही आ रहा है, या V2 के लिए देख लो, V2 का जो मान है f ऑफ V2 इज इक्वल क्या आ रहा है, V2 ही आ रहा है। तो f ऑफ V2 का रिलेशन किसके साथ में आया यहाँ पे, V3 के साथ में। अच्छा, V2 का रिलेशन तो V3 के, अब V2 किन किन से जुड़ा हुआ है, तो V2 जुड़ा हुआ है एक तो V4 के साथ में, f ऑफ V2 इज इक्वल V4, तो f ऑफ V4 इज इक्वल क्या कर सकते हैं अपन, V2। तो f ऑफ V4 इज इक्वल क्या हो गया, V2, और एक हो गया f ऑफ V4 का मान V2 आया, f ऑफ V4 या V1 V2 V4 V5 f ऑफ V3, f ऑफ V3 की अगर बात करें तो f ऑफ V3 जो है वो इज इक्वल किसके ले सकते हैं अपन, V5 के। ये अपने पास में इसके क्या आ रहे हैं, प्रतिबिंब आ रहे हैं। तो यहाँ से लिखा जा सकता है C5 तुल्यकारी किसके हैं, C5 बार के। अतः यह जो ग्राफ है वो कैसा होगा, एक स्वयं पूरक ग्राफ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको ज्ञात करते हैं। अब बाकी का जो इसमें लास्ट पॉइंट है अपना, ट्रेल, पथ, परिपथ, चक्र, ये देखेंगे अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।